हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति के आणविक आधार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां पर हम डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के आणविक आधार के बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए को क्यों जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखा गया, उसके बारे में आप सभी को अच्छी तरह से समझाया है और सारे जो तथ्य थे वो सामने रखे गए। मशीनरी और एंजाइम्स जो रेप्लिकेशन में काम आते हैं उनके बारे में बात करनी है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन सी मशीनरी और एंजाइम्स कैसे रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। रेप्लिकेशन जो होता है बच्चों, डीएनए के जब डीएनए का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर का प्रस्ताव आया था, है ना, तो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के प्रस्ताव के साथ ही वॉटसन और क्रिक ने उसी समय पे डीएनए के रेप्लिकेशन की स्कीम को भी प्रपोज किया था, प्रस्तुत किया था। अगर उनके ओरिजिनल स्टेटमेंट को कोट किया जाए तो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि स्पेसिफिक पेयरिंग की जानकारी के बाद जेनेटिक मटेरियल की नए रूप की मैकेनिज्म के बारे में इमीडिएट पोस्टुलेट करने से बचा नहीं जा सकता है। ये उन्हीं के शब्द हैं, कोट किया। तो इस स्कीम से ये स्पष्ट है कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होकर के नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन के पूरा होने के बाद हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यही सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन भी कहलाता है। तो अब मशीनरी और एंजाइम्स जो रेप्लिकेशन के लिए यूज हो रही है वो क्या है। एंजाइम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एक्टिंग एज कैटलिस्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स आर, कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिनके नाम क्या है आपको मैंने बताया था। डीएनए पॉलीमरेज, आपका हेलिकेज, प्राइमेज और डीएनए लाइगेज। एनर्जी सोर्स इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस, है ना, यानी कि जब रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हो रही होती है तो उस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एक्ट एज सबस्ट्रेट्स। ये जो आपको स्क्रीन में केमिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं केवल आपकी जानकारी के लिए दिखाए गए हैं। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो है वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स से क्रिएट होता है ना। इट रीड्स the existing DNA strands to create two new strands that match the existing ones. वो उन्हीं डीएनए स्ट्रैंड्स से दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स बना देता है जो पहले जैसे ही होते हैं। This enzyme is needed every time a cell divides so that one copy of DNA can be passed to each daughter cell, है ना। तो ये एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज, ये हर बार आप 11th क्लास में कोशिका विभाजन पढ़ चुके हैं, तो हर बार जब कोशिका विभाजित होती है तो हर बार कोशिका के विभाजन के समय पे ये वाला एंजाइम की जरूरत पड़ती है ताकि एक कॉपी डीएनए की जो है वो हर एक डॉटर सेल तक पहुंचाई जा सके। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कैसा है, हाईली एफिशिएंट एंजाइम है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज, डैश लगाएंगे, 1 नंबर पे लिखेंगे हाईली एफिशिएंट एंजाइम है एज इट कैन रेप्लिकेट अ लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। यानी कि ये क्यों हाईली एफिशिएंट है, क्योंकि कम समय में ही ये ज्यादा बेस पेयर्स को रेप्लिकेट
कर सकता है। इसका रेट ऑफ रेप्लिकेशन क्या है या रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? अप्रॉक्स 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में ये 2000 बेस पेयर्स तक को क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है या मतलब उसको उसकी कॉपीज बना सकता है। 18 मिनट्स में अ टोटल ऑफ 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स आर रेप्लिकेटेड विद इन 18 मिनट्स, यानी 18 मिनट्स में ही 4.6 to 10 to the power 6 बेस पेयर्स जो है रेप्लिकेट होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज और क्या काम करता है? कैटेलाइज विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी जब वो कैटेलाइज करता है तो उस समय पे एक्यूरेट डिग्री मतलब एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ वो अपना काम करता है। ठीक है, अगर उस एक्यूरेसी में भी, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट, तो कुछ ना कहीं मिस्टेक रह जाती है, तो वो 1 बिलियन में से 1 बिलियन कॉपी अगर उसने बनाई तो उसमें एक बेस पेयर ऐसा हो सकता है कि जिसमें मिस्टेक आ गई हो। अब डीएनए पॉलीमरेज प्रूव करता है, रीड्स टू चेक फॉर एरर्स, है ना। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एरर्स को चेक करने में भी बहुत तेज होता है। दीज एरर्स इफ रिमेन कैन कॉज म्यूटेशंस, लेकिन अगर ये एरर 1 बिलियन बेस पेयर्स की कॉपी बनाई गई जिस वजह से केवल एक बेस पेयर में एरर रह गया और ये एरर भी चेक नहीं हो पाया, तो ये एरर जो है वो किसका कारण बनता है? म्यूटेशन का या उत्परिवर्तन का कारण बनता है ना। इसीलिए जो एकदम डिफरेंट उत्परिवर्तन का कारण बनता है, तो इसीलिए जो है जो म्यूटेशंस होते हैं वो मनुष्यों में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां सामान्य हो, परिस्थितियां अनुकूल हो उसके, तो म्यूटेशन भी हो सकता है। हेलिकेज नाम का एंजाइम जो है ये क्या करता है? एंजाइम हेलिकेज अनवाइंड्स डीएनए फ्रॉम टाइटली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। हेलिकेज का क्या काम है? हेलिकेज जो है, जो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में वर्ल्ड हैं, आपस में जो लिपटे हुए हैं, उनको अनवाइंडिंग करने का काम करता है, यानी स्ट्रैंड्स को दोनों को अलग अलग करने का काम कौन करता है? हेलिकेज नाम का एंजाइम। ओनली आफ्टर द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, जब ये स्ट्रैंड्स दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कैन डू इट्स जॉब ऑफ क्रिएटिंग द न्यू स्ट्रैंड्स, यानी कि हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, तभी डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर सकता है। मतलब तभी वो नए स्ट्रैंड्स की कॉपी, मतलब पुराने वाले स्ट्रैंड की कॉपी बना के नए स्ट्रैंड्स डेवलप कर सकता है। दिस एंजाइम सेपरेट्स द स्ट्रैंड्स बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेपरेट कैसे करता है ये? बेस पेयर्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, उन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये एंजाइम जो है वो बेस पेयर्स को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। ठीक है, और दोनों बेस पेयर्स, दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा एंजाइम है आपका प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या होता है? दिस एंजाइम क्रिएट्स अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए पेयर्ड विद द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ये एंजाइम क्या करता है? एक शॉर्ट फ्रेगमेंट जो है आरएनए का, उसको पेयर कर देता है विद द टेम्पलेट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। दिस एंजाइम इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, यानी कि इनिशिएट करने का मतलब ये एंजाइम न्यू स्ट्रैंड्स की क्रिएशन की जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट करता है, नहीं उसकी शुरुआत करता है। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑन इट्स ओन। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो स्वयं से ये काम नहीं शुरू करता है, प्राइमेज जो है इसी को इनिशिएट करता है, लेकिन ये काम कौन पूरा करता है? ये काम पूरा करता है डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि प्राइमेज इनिशिएट करता है तब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कॉपी बनाता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, रेप्लिकेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय इन रैंडम पार्ट ऑफ डीएनए। किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि कोई डीएनए का स्ट्रैंड है तो पूरे स्ट्रैंड में कहीं पे भी रैंडम पार्ट पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है। उसके लिए रीजन इन डीएनए वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट्स इज टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
उस जगह पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, मतलब कहीं से भी रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। एंजाइम हेलिकेज क्या करता है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है और सेपरेट कर देता है दोनों स्ट्रैंड्स को, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट कर देता है। आप देख पा रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। ये इसका रेप्लिकेशन फोर्क स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या देख, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे ये हेलिकेज है, यहाँ पे ये सामान्य डीएनए का स्ट्रैंड है और हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में स्ट्रैंड जो है वो कैसा हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये ये काम किसके द्वारा हुआ, स्ट्रैंड्स के सेपरेशन का काम किसके द्वारा हुआ, स्ट्रैंड्स के सेपरेशन का काम हेलिकेज एंजाइम के द्वारा हुआ। दूसरा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कंटिन्यूअस सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीडिंग स्ट्रैंड। In this strand, DNA is synthesized in the same direction as the growing replication fork. Observe the direction of movement of helicase and DNA polymerase. अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका DNA का स्ट्रैंड है, उसमें हेलिकेज एंजाइम जो है एप्लीकेबल हुआ और उसके बाद दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बन गए। अब यहाँ पे कहीं पे DNA पॉलीमरेज ने अपना काम शुरू किया और यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुई और देखो क्या हो रहा है, एक नया स्ट्रैंड उसके साथ साथ डेवलप होने लगा। तो ये क्या हो गया, दो एंजाइम्स की बात हो गई, एक हेलिकेज जिसने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया और डीएनए पॉलीमरेज जो क्या कर रहा है, एक नई डॉटर स्ट्रैंड को बना रहा है जो एक पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ मिल करके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब कंटिन्यूअस सिंथेसिस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लैगिंग स्ट्रैंड। सिंथेसिस जब इस स्ट्रैंड में होती है तो मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है देन द लीडिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, कैन ऐड न्यू फ्री न्यूक्लियोटाइड्स टू द थर्ड एंड ऑफ न्यू स्ट्रैंड। इन द लैगिंग स्ट्रैंड नो फ्री 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड इज अवेलेबल, देयरफॉर डीएनए पॉलीमरेज इज अनेबल टू इनिशिएट द प्रोसेस, है ना। तो इसमें ये बताने की कोशिश हो रही कि जब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं 3 एंड वाले न्यू स्ट्रैंड के, तो उसमें लैगिंग स्ट्रैंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज तब ये इस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर पाता है ना। एंजाइम प्राइमेज का क्या काम है, एंजाइम प्राइमेज जो है वो इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को बाय क्रिएटिंग अ स्मॉल RNA फ्रेगमेंट कॉल्ड प्राइमर। तो एंजाइम प्राइमेज जो है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है, लेकिन क्या तरीका क्या है, बाय क्रिएटिंग अ स्मॉल RNA फ्रेगमेंट, और उस स्मॉल RNA फ्रेगमेंट को कहते हैं प्राइमर। क्या कहते हैं, प्राइमर। अब क्या हुआ, अब RNA प्राइमर्स जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं डीएनए के द्वारा। अब हमारे पास क्या आ गया, डीएनए का फ्रेगमेंट्स आ गया। तो अब उस स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है सिंथेसिस की, लैगिंग स्ट्रैंड की, उस पर हमें ध्यान रखना है। दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर टर्म्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये आपका एग्जाम में, मतलब अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको लगेगा कि शायद ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे बच्चे मुख्य रूप से ये चीजें पढ़ के नहीं जाते हैं, तो इसको सभी नोट करेंगे। ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस के द्वारा बनते हैं उसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किसके कैसे नाम ये पड़ा, उन साइंटिस्ट्स के नाम पर जिन्होंने सबसे पहले इस प्रोसेस को क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था या डिस्क्राइब करा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा डीएनए का सामान्य स्ट्रैंड है, इसमें हेलिकेज एंजाइम जो है वो क्या करती है, स्ट्रैंड्स को दोनों को अलग अलग कर देती है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक नया स्ट्रैंड डेवलप करता है, इसको हम कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, जब डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है तो क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऐसे बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और पार्टिसिपेट करने वाली, जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज और
लिगेस, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस, ये एंटायर प्रोसेस जो है डीएनए रेप्लिकेशन की, कब पाई जाती है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल इन यूकैरियोट्स। यानी ये जो इतनी लंबी साइकिल की प्रोसेस आपने देखी, इतना लंबा आपने चक्र देखा, जो ये डीएनए रेप्लिकेशन का चक्र जो है एस फेज में ही सेल साइकिल में कंप्लीट हो जाता है। सामान्य तौर पर यूकैरियोट्स में इस तरीके की एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखी गई है। रिसर्च अभी भी चल रही है और रेप्लिकेशन प्रोसेस पे जो रिसर्च चल रही है वो अभी भी चल रही है ना। तो इसका समझ में आ गया सभी बच्चों को। लिविंग सेल्स, जैसे आपको मैंने ई कोलाई के बारे में बताया था कि उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए क्या जरूरत होती है? कैटलिस्ट के एक सेट की जरूरत होती है ना। आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम होता है और ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करने के लिए डीएनए टेम्पलेट का यूज करता है। ठीक है, ये बहुत एफिशिएंट एंजाइम है। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत कम टाइम में ही बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन को कैटलिस्ट कर देता है, यानी कि कैटलाइज कर देता है, उत्प्रेरित कर देता है। मैंने आपको ई कोलाई में बताया कि किस तरह से बेस पेयर्स का रेप्लिकेशन होता है। 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं उनके अंदर, और इनमें जब रेप्लिकेशन प्रोसेस है तो वो 18 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि मनुष्य से अगर इसकी तुलना की जाए तो जिनका डिप्लॉयड कंटेंट कितना है, 6.6 × 10⁻⁶ है बेस पेयर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉलीमराइजेशन का जो एवरेज रेट है वो लगभग 2000 बेस पेयर्स प्रति सेकंड है। मतलब 2000 बेस पेयर्स प्रति सेकंड पर कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, ये केवल पॉलीमराइजेशन को ही तेज नहीं करते बल्कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ रिएक्शन को कैटलाइज भी करते हैं ना। और म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि रेप्लिकेशन के समय किसी भी प्रकार की मिस्टेक से क्या हो जाता है, म्यूटेशन की प्रक्रिया हो जाती है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी कि उसमें एनर्जी की बार बार जरूरत पड़ती है। अब इसमें जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है ट्राइफॉस्फेट, ये दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। किस तरह से? है ना, रेप्लिकेशन जो है डीएनए हेलिक्स की स्मॉल ओपनिंग में होता है, उसे आप रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। और डीएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमराइजेशन को केवल एक दिशा में कैटलाइज करता है, यानी कि 5th कार्बन के फ्री एंड से 3 कार्बन के फ्री एंड की तरफ ही ये इसको कैटलाइज करता है। तो इसमें और भी आपको जो थोड़ा सा और इसके प्रक्रमों के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन अब वो आप कहाँ पढ़ेंगे? अब वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्या केवल आधारभूत चीजें आपके सिलेबस में दी गई हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज मैंने आपको बताया कि स्वयं से रेप्लिकेशन प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता है। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है? कहीं भी रैंडमली इनिशिएट नहीं हो सकती है। तो इसलिए कुछ डेफिनिट रीजन्स होते हैं जहां पे रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, और जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है उसे आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की आवश्यकता के कारण रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो प्रोसेस के साथ क्या करता है, डीएनए के एक पीस के प्रोपोगेशन के लिए वेक्टर की जरूरत होती है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो क्या करता है, वेक्टर प्रोवाइड कराता है। देखो, रेप्लिकेशन के बारे में बच्चों अभी भी वैज्ञानिक सही तौर पे जानकारी नहीं दे पाए हैं। मतलब सब कुछ एग्जैक्ट जो है वो हमारे सामने नहीं है। तो क्या हो रहा है, लगातार रिसर्च चल रही है। रेप्लिकेशन के बारे में भी अगर बोला जाए कि पूर्ण जानकारी है तो ऐसा नहीं है, अभी भी रिसर्च चल रही है, और रेप्लिकेशन के बारे में पूरी जानकारी जो है वो दुनिया को अभी भी नहीं है। इस पे लगातार रिसर्चेज चल रही हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो आपने कोशिका विभाजन के समय पे मैंने आपको बताया था कि फेजेस में बटा होता है कोशिका चक्र, और कोशिका विभाजन जब होता है
तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है, जब जेनेटिक मटेरियल अपनी मात्रा को बढ़ाता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल की डिवीजन ये जो है ये काफी कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल की डिवीजन जो है साइकिल वो क्या है, एक दूसरे से समन्वय बैठाते हैं, है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन ना होने के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी पॉलीप्लॉइडी। जब डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो गया लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ, तो तभी पॉलीप्लॉइडी की स्थिति उत्पन्न होती है, और जिसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोमल एनोमॉली, जैसे जिसमें अधिसूत्रता वाली जो सिचुएशन आपको बताई गई थी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है ज्यादा हो गई, वो सिचुएशन किसके कारण होती है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए और सेल डिवीजन प्रॉपर तौर पर ना हो पाए, है ना। तो ये आपका हो गया बच्चों मशीनरी और एंजाइम्स की किस तरह से ये काम करते हैं, और किस तरह से आपको तीनों एंजाइम्स के नाम नोट करने हैं, कहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है वो आपको देखना है। आपको ये भी लिखना है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, और ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए और सेल डिवीजन ना हो, तो ऐसे टाइम पे पॉलीप्लॉइडी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, जिसे हम क्रोमोसोमल एनोमैली कहते हैं। अब इसके बारे में जो बाकी का जो और भी कॉन्सेप्ट हैं अभी, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बारे में आपको आज के क्लास में, मतलब आज इस वाले 12th क्लास में आपका जो सिलेबस है वो यहीं पर है। इससे आगे का आपको क्या पढ़ना है, इसके आगे का आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। अब बच्चों आपके लिए सामने एक नया कॉन्सेप्ट है ना, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में चूंकि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, तो मतलब इस सेशन में, तो ट्रांसक्रिप्शन को पूरा जो है वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन का। एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन जो है ये क्या होता है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया? The process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. तो पूछा जाए यदि कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए के स्ट्रैंड में कॉपी हो जाती है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जो सूचना है वो आरएनए के स्ट्रैंड में क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ भी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट्रीली प्रिंसिपल नियंत्रित करता है, लेकिन अब एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स और थायमीन के स्थान पे यूरेसिल के साथ बेस पेयर बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड है और उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? केवल डीएनए का एक सेगमेंट, ओनली a segment of DNA and only one of the strands is copied into RNA. क्योंकि in both strands act as template, they would code for RNA molecule with different sequences and the sequences of amino acids in the coded protein would be different. क्या है, वो कोड कर सकता है लेकिन हर एक कोडेड प्रोटीन के लिए जो है वो सीक्वेंस अमीनो एसिड्स का डिफरेंट होना चाहिए। The two RNA molecules would be complementary to each other and would form a double-stranded RNA which would prevent translation.
ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसके बारे में आज की क्लास में नहीं कंप्लीट कर सकते हम, ये अगले सेशन में ही हो पाएगा पूरा, क्योंकि मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है ट्रांसक्रिप्शन का। एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है, तो ये आप अपने सामान्य शब्दों में अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, आप सभी को पता है डीएनए के स्ट्रैंड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, अनुवांशिक सूचना जो है वो छुपी हुई होती है। तो उस अनुवांशिक सूचना को आरएनए में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है ना? तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, वो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन सी यूनिट का यूज होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है। इसमें आप देखो कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए and only one of the strands is copied into RNA, because if both strands act a template, they would code for RNA molecule and with different sequences, and the sequences of amino acids in the coded protein would be different. जो ये हर दोनों स्ट्रैंड में जो कोड है, they would code for RNA molecule, ये RNA molecule के लिए कोड करते हैं, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस होता है उसमें अमीनो एसिड्स का, है ना, कोडेड प्रोटीन के लिए। तो हर अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होना चाहिए, है ना। तो जब 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं, तो इससे ट्रांसलेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है ना। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में रेप्लिकेशन आपने पढ़ा है आज कि मशीनरी और कौन से एंजाइम्स जो हैं रेप्लिकेशन में काम आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम अगले क्लास में, अगले सेशन में पढ़ेंगे, है ना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेस जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में कर दिया जाता है, तो उससे हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं। अब 2 डिफरेंट प्रोटीन्स की कोडिंग होती है, जिसमें क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। यदि आरएनए के 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली क्या हो प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण हो जाएगा। अब अगर आरएनए का प्रोटीन में ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, तो ट्रांसक्रिप्शन की पूरी जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, वो व्यर्थ चली जाएगी। तो अगले सेशन में बच्चों हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ना है। अभी आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ना है, और प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की भी आपको पढ़नी है। आपको जेनेटिक कोड के बारे में अभी पढ़ना बाकी है इस चैप्टर में। आपको म्यूटेशंस किस तरह से होते हैं, जेनेटिक कोड क्या है वो पढ़ना है। आपको अडॉप्टर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। आपको जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है द लैक ओपेरॉन, उसके बारे में पढ़ना है। आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में भी आपको बताया जाना है, ठीक है। आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। और अभी चैप्टर जो है आपको जब मैंने बताया कितना लंबा भी है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टर्म इम्पोर्टेंट, जैसे द लैक ओपेरॉन के बारे में बताया आपको, ये आपका पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी तब भी आपने देखा था। अभी भी जब एग्जाम आने के पहले हम सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पिछले 10 सालों का, तो आप देखेंगे कि ये जो इसमें से द लैक ओपेरॉन वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में कई बार रिपीट करके अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट ही है, थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और अगर अच्छी तरह से सही तरीके से पढ़ा जाए तो कठिन भी आपको नहीं लगेगा। तो बच्चों
आज की क्लास में डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम्स की और मशीनरी का कैसे यूज होता है ये देखा आप सभी ने, और ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन देखा आप सभी ने। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम इसी को और आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।